आपको सारी चीज़ इसको पढ़ना चाहिए, सारा मैंने PDF दे दिया है, इसको कंप्लीट करते हैं शॉर्ट में। द बरेली केस क्या है, इसमें क्या जैन चीज़ें हैं, आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में इसको हम नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लाएंगे उसमें कंसर्न करेंगे, छोटा छोटा शॉर्ट में हमको सारी चीज़ बता दें। ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। द वाई इन बुक्स और नेचर्स इन द एसेंशियल आर्ट इन द टाइम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे बुक्स हैं जो आर्ट एंड आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित आपको ज्ञान देगा। 2024 ICC मेन T20 वर्ल्ड कप इज को-होस्टेड द USA एंड वेस्ट इंडीज। किसको होस्ट कर रहा है इससे संबंधित आप जान लीजिएगा। एक तो अमेरिका है, दूसरा वेस्ट इंडीज ये आपको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक्यूज इन द बांग्लादेश MP मर्डर एक्सट्राडिटेड टू, आपको मिल रहा है कहाँ, इंडिया में मिल रहा है। देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़पेपर को थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं। जनसत्ता, मोदी आज प्रधानमंत्री, ही ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। चलिए आपको सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके हिस्ट्री का कंप्लीट करते हैं। अभी तक जितने भी लोग कनेक्टेड थे, थैंक यू सो मच। और अब हम भी हिस्ट्री का 50-60 जितने भी क्वेश्चन हो सकता है संभव, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। तो आपके आंसर है सीधे ज्योतिबा फुले। इसका ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे व्याख्या किया है, उसको जाकर देख सकते हैं, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाँ बताइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैडम HP ब्लावेस्टिक ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेस्टिक, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्टर्स विलियम क्लोन जज एवं अन्य 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक जो है 1882 में मद्रास के पास अड़ियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए गए हैं, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना है, और तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज एवं विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था अपने गुरु के नाम पर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी, कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी नहीं, बिल्कुल नहीं, गांधी जी की। एनी बेसेंट या फिर सरोजिनी नायडू या भक्ति आपका लक्ष्मी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय की प्रथम, आपको प्रथम अध्यक्ष से बोलेंगे तो आपका एनी बेसेंट है, ये आयरलैंड की लेडी थी। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की निवासी थी। वे वर्ष 1907 से लेकर के 1907 से लेकर के 1937 तक, यानी लगभग आपको देखेंगे तो 26 साल थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब बनी, तो 17 में बनी है। और वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें में सरोजिनी नायडू जो है जो प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तो प्रथम भारतीय महिला है आपको बनेगा सरोजिनी नायडू। कब बनी है, तो 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनी थी और दूसरी महिला अध्यक्ष रही थी। ठीक है, दूसरी महिला अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो पहली महिला अध्यक्ष रही है श्रीमती एनी बेसेंट, आयरलैंड की रेडी रहने वाली है, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही है 7 से लेकर के 33 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछा जाएगा तो वो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। नारी आंदोलन आपको हुआ ज्योतिबा फुले के से प्रेरित होकर के बना है। चलिए जो प्रश्नगत जो पूछा गया है 2018 में पूछा गया था, भारत में नारी जो है आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करने के ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है, और उन्हें 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला
आंदोलन की प्रेरणा जो है स्रोत है उसको रमाबाई रानाडे रही। महादेव रानाडे जो है गोविंद रानाडे की पत्नी रही। श्रीमती रमा रानाडे ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की, जो कि विकल्प ए में रमाई होता है तो यही विकल्प होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, पद्माबाई रानाडे दिया गया। तो ज्योतिबा फुले अगर है आंसर। तो यही बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी विकल्प को सही माना, वो सही उत्तर नहीं माना था, तारांकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहित, सत्यशोधक समाज, रमनवाही महजा सभा के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही संयोजन है। तो प्रार्थना समाज को कौन है? प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरा। नेक्स्ट है आपका यंग इंडिया, मोहन करमचंद गांधी यानी MK गांधी जी का। और सत्यशोधक समाज है गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। उसके बाद आपका आता है रहनुमा मजदान आपका रहे हैं ज्योतिबा फुले। उसके बाद ये मदयान सभा आपका नौरोजी फुदरेशी, ये आपका रहे हैं। प्रार्थना समाज, इसको व्याख्या जानते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी 1867 ईस्वी में मुंबई में उसमें बम्बई नाम था। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुराम द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जो है प्रारंभ किया था एक समाज पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन इन्हीं का है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक जो रह चुके हैं गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी के प्रमुख प्रख्यात थे। 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुदरेशी ने अन्य फारसी सहयोगों के साथ रहनुमाई मदयान सभा की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाई धोबी बंद। चलिए बताइएगा, नाई धोबी सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था। किसका स्वरूप था बताइएगा, किसका स्वरूप था? ये किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ये यही सही है। नाई धोबी ये बंद जो है आपका सामाजिक बाइकॉट, यानी बाइकॉट जो आप लोगों ने अभी सुना होगा कि इस फिल्म को बाइकॉट करो, इस मूवी को बाइकॉट करो, इस हीरो को बाइकॉट करो क्योंकि ये गुटखा खाता है या फिर ये कुछ प्रचार करता है। तो ये बाइकॉट जो सामाजिक बाइकॉट उस समय भी होता था, इसका जो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चले गया है इसके द्वारा। वर्ष 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, इसी साल में के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुल करके सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर ने नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झुंगड़ी सिंह और दुरुपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की भागदौड़ से नहीं संभाली अभी तो उसे और मजबूत एक जुझारू बनाया। मतलब संभालने के साथ साथ क्या बनाया, उसे मजबूत भी बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में ये किसान के नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। इसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ है? ये कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण आपका 1900 ईस्वी में पारित हुआ, जिसमें कृषकों की भूमि और गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था इसका उद्देश्य है आपका जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना। एका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन 1921 से 22 में एक नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी जो है मदारी पारसी इसने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र जो था हरदोई, बाराबंकी, बरचाई और सीतापुर थे। किसानों के मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने से 50% सोच सकते हैं 50%, अगर आपने 100 रुपया कमाया तो 50 रुपया इनको देना पड़ेगा, कर के रूप में लगान वसूल किया जाता था। जमींदारों ने गुड़गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरित किया जाए। इसका सिर्फ ये मांग था जो इतना % आप मांग रहे हैं इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, और इसमें कई चीज़ें चेंज आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे संबंधित था?
बिहार से ही है, बिहार के जातीय आंदोलन से है, बिहार के जातीय आंदोलन। स्वामी सच्चिदानंद इससे संबंधित बीपीएससी में TRE 1 और TRE 2 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जान के रखिएगा, इसके जानिएगा अच्छे से। आगे करते कंप्लीट। चलिए, कई लोग, स्वामी सच्चिदानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि आंदोलन कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जो भागीदारी का प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पण और सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता था। किसान के प्राण है। चलिए, तो किसान के जातीय आंदोलन से है, किसानों के संबंधित है। हालांकि आपका सही आंसर इसमें सी माना जाएगा। ठीक है, किसानों के आंदोलन से संबंधित है। जातीय आंदोलन मैंने गलत बताया था, सॉरी फॉर दैट वन। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सच्चिदानंद निम्न में से किससे संबंधित है? सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, देख सकते हैं, बिहार में किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे और ये बाद में कृषि मंत्री भी बने थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी दे सकते हैं, मैंने बताया। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। संविधान लागू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति ये भी बने। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? आपके वार्डन है लोग, क्योंकि नेट का थोड़ा इशू लग रहा है। एक बार बता दीजिएगा जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, यस नो में भी। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पर भी दिखा रहा है, योर यूट्यूब वीडियो मेंटेन समथिंग एज सच ए व्यूअर्स आर विल एक्सपीरियंस बफरिंग अभी आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी पदवी प्राप्त करने के लिए भावना ने किया। इस कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्राप्त किया था। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा वह हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सुरक्षा सीमा सुरक्षित रहे। जैसे कि भारत अगर है, भारत के आसपास में जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, और श्रीलंका हो, और ये सारे सुरक्षित रहेंगे तो हम खुद ब खुद सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मानना है। उस समय जो भय था मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा की व्यवस्था को सरकार की इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस भय का बोझ उठाए। यानी जो भी अपने, अगर मान लीजिए कि अगर आपका पड़ोसी देश अभी नेपाल है, अगर कोई संकट आ जाए तो नेपाल पर संकट आने वाले भविष्य में इंडिया पर भी संकट आ सकता है। तो जितना भी है उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपका जो है भाई वही करेगा। तो यहाँ पर जो था जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय अवध पर आपका समस्या आने के बाद भाई बोझ उठाएगा खुद, लेकिन इसका अवध की सुरक्षा के बंगाल की रक्षा की थी, यानी बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की रक्षा थे। बेल्जियम ने आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। बेल्जियम का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का वाध्य करना था। उसने, यानी जो भी करना है आपको खुद करना है, लेकिन रक्षा हम करेंगे, नाम मेरा होगा, कंपनी का सैनिक का नाम मेरा होगा। इसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रमुख ब्रिटिश नीति क्या क्या थी, दे सकते हैं। कंपनी निम्नलिखित थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष जो करना पड़ा लगभग 1740 से लेकर 65 तक। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है, घेरे और नीति जो है आपका 1765 से 1813 तक रहा। और अधीनस्थ पार्थव की नीति जो है 1813 से लेकर के 1857 तक। अधीनस्थ संघ की नीति 58 से लेकर के 1915 तक। बराबर के संघ जो हुई थे 35 से लेकर 47 तक, उसके बाद तो खत्म ही हो गई कहानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने बंगाल के द्वैत शासन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैत शासन प्रणाली यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था। तो सब खत्म लाया किसने था और ख़त्म किसने किया, तो दोनों जानिएगा। तो ख़त्म किया था वारेन हेस्टिंग ने,
ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं और दीवान बने, बंगाल और बिहार उड़ीसा के प्रधान पद को अपने हाथ में ले। वॉरेन हेस्टिंग ने इन दोनों उप दीवानों को मोहम्मद रजा खान, याद रखिएगा ये मोहम्मद रजा खान किसको दिया गया था, बंगाल को दिया गया था कि बंगाल, और राजा सीताबराव ये बिहार को देखता था, को पदयुक्त किया था। और द्वैत शासन जिसकी शुरुआत जो हुई थी 1765, मैंने बताया कि कब शुरुआत हुआ से मानी जाती है। अंतर्गत हुए कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत कार्यों के निष्पादन ने छोटे मोटे कार्यों के लिए नवाब के माध्यम से करवाती थी, लेकिन वास्तव शक्ति जो है कंपनी के पास रखती थी, जैसे सैन्य हो गया, टैक्स हो गया, जितनी भी शक्ति जैसे अभी केंद्र और राज्य की शक्ति होती है। क्लाइव जो लाया था समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है, नवाब के पास शक्ति यानी रत्ती मारकर यहाँ शक्ति के केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा है, यह छाया आवश्यक है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको समकक्ष है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है पेशवा राव बाजीराव द्वितीय, रमजी भोंसले या दौलत राव सिंधिया, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो आपका है मराठा से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा पेशवा राव बाजीराव द्वितीय। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों के अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि होता क्या था एक्चुअली, बस ये मान लो कि मेरे ये सारे नियम से आपको 5-6 नियम से ये नियम कीजिए, आपको रखेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ से बाहर कर देंगे। इस तरह से हालांकि मजबूरी में सभी लोग नियम्स को मानना पड़ता था और उसको साइन करना करके इसके अधीनस्थ यानी उसके अधीन होकर के काम करना पड़ता था। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों के अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किया था। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था और वो सने सने विकसित हुआ, यानी धीरे धीरे हुआ। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। डुप्ले बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था, वो यूरोप का था। उसने अपनी सेना किराए पर भारतीय साम्राज्यों को दी थी, यानी सेना ये नहीं का है, डुप्ले का है, अंग्रेजी का, यूरोपीय का है, लेकिन उसका व्यय करेगा, उसका रख रखाव करेगा या फिर वेतन देगा, कौन देगा, तो भारत के राजा देंगे। भारत के राजा को लगता था ये तो मेरे सुरक्षा के लिए दिया गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो अपने सुरक्षा की जगह पर वो अपना सैन्य यानी रक्षा जो है, सैन्य ताकत, आर्मी जितने भी नेवी हो, ये अपना विकसित कर रहा था यूरोपीय वासी। अंग्रेजों ने भी ये प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि जो हुए थे 1765 में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद किया था 1798 में और 1800 में, मैसूर में 1799 में। मैसूर की जो संधि हुई थी किसके साथ हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि या मैसूर की संधि कहते हैं, और टीपू सुल्तान इसमें मारा गया था। तंजौर की संधि जो हुई थी अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में हुआ था, पेशवा संधि जो हुआ था दिसंबर 1802 में। तो इतने याद रखने की जरूरत नहीं। पहला जो था हैदराबाद, उसके बाद मैसूर में जो हुआ ये इंपॉर्टेंट है, अवध में हुआ था 1801 में, पेशवा हुआ था 1802 में, बड़ार के भोसले जो हुए थे 1803 में, सिंधिया जो हुआ था 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, आपका बूंदी, भरतपुर, राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय जो है सिंधिया का साथ दे रहा था और 1801 में वो जसवंत वैष्णव के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर ने की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना का परास्त किया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वशिन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों को वशिन की संधि करनी पड़ी थी। वशिन की संधि किसके बीच में हुआ था, तो बाजीराव द्वितीय के बीच में और आपका अंग्रेजों के बीच में। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता यानी कि उसके अंदर काम करने का स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि मानते हैं। को इसको मानते हैं अंग्रेज संधि मराठों के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, याद रखिए। तो क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन है, तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय।
नेक्स्ट को है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रथम जनगणना जो स्टार्ट हुआ था 1872 में, नियमित रूप से 1881 में स्टार्ट हुआ था नियमित रूप से। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को। चलिए, अंग्रेजों के शासनकाल में व आधुनिक शासन प्रणाली की जो अभी आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी 2011 में, 2021 में हालांकि होना चाहिए था लेकिन अभी तक किया नहीं गया। पहली बार जो जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 में, और उसमें शासनकाल किसका था? तो लॉर्ड मेयो के काल में, शासनकाल में कराई गई थी। किंतु जनगणना का क्रमवार जो आपका हर 10 साल में जो क्रमवार होता है, प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी 81 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। हालांकि 2021 का जो बताया जा रहा है, कोविड के कारण ये अभी तक नहीं हुआ है। कोविड खत्म हुए काफ़ी समय हो गया लेकिन फिर भी अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया था? 1877 में। ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि भी अधिनियम पारित किया जिसने से महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया था जिसने महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद किसी और को भी मिला था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको मिला था? गांधी जी को उपाधि से विभूषित किया गया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके इस उपाधि को घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल था, 1877 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपये व्यय किया था। सोच सकते हैं उसमें करोड़ों रुपये खर्चा किया था। विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आर.सी. प्रधान के अनुसार उस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना इस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था। सोच सकते हैं इससे क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो जनधारण के संघर्ष को नेतृत्व करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने के लिए, राज परिषदों को चुनाव में भाग लेने के लिए, या रोलेक्ट कानून के खिलाफ विधायी को विरोध करने के लिए। तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, इन्होंने बनाया था राज परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए, राज परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए। ये आपका 1923 की घटना है। जनवरी 1923 में गया में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कहाँ पर किया गया था? गया में किया था। C.R. दास के इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव बने थे। अध्यक्ष को C.R. दास और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव पर लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय परिषद विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया और अच्छी सफलता हासिल की। इसका वास्तविक उद्देश्य था इन सभाओं में प्रवेश कर बात रखना और सरकार के साथ असहयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में दूसरे गोलमेज के संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? किस विषय पर हुआ था? तो सरकारी नीतियों में दलित आरक्षण के लिए, या फिर ऑप्शंस है मंत्रालयों में दलित आरक्षण से, दलितों के लिए अलग नागरिक का दर्जा, दलितों के लिए पृथक मतदान के लिए। तो इसी मध्य पर हो गया था। अलग अलग दोनों में जो मतभेद कर सकते हैं हो गया था। किसके कारण? ये चाहते थे अंबेडकर जी कि ये दलित का अलग से मतदान होना चाहिए या फिर उनके अलग सीट होना चाहिए, अलग ही देश मतलब कर सकते हैं, वो गलत था। वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि ये जो मात्र अंबेडकर या कई ऐसे लोग थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, 30 में भी, 31 में, 32 में भी। और पहले में आपका 30 में जो हुआ था दांडी मार्च के कारण गांधी जी नहीं गए थे, फिर से बुलाया गया था अल्बर्ट ब्रिज को ला करके, उसके बाद 31 में वो गए थे दूसरे में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बता करके इसका विरोध किया। यानी हिंदू जो दलित परिवार है हिंदू का ही भाग है, इस तरह से मांग कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे अम्बेडकर जी इसका अलग से मांग किया जाए, अलग से पृथक किया जाए। मुद्रण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए?
तो कौन लाया था? मुद्रण यंत्र जो है आपकी मेसन, ये पुर्तगाली मेसनरी का है। भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसूट मिशनरी गोवा में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, बॉम्बे में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसने की था? फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग या WC बनर्जी, तैयब जी। इसका सही जवाब होगा 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार करना था, यानी एक से अधिक हो जाएगा इसका सही जवाब ई ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? और इसी समय वो था 1885 के समय में जब कांग्रेस बन रही थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ममता बनर्जी से संबंधित है। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालिक संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रणाली में सुधार की मांग की और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर के आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों के इस स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी। ठीक है, मध्यम वर्ग इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सेम क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी? तो वही सेम क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग और इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है? एक तो इल्बर्ट बिल से संबंधित है और आपका सिविल सेवा से रिलेटेड ICS उसमें होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS से परीक्षा से संबंधित था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग इसमें प्रधान थे। सेम क्वेश्चन चीज़ों को रिपीट किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो किस वर्ष? 1874 में हटाया। तो उसके बाद 2 साल बाद ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। ये ICS अधिकारी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रथम जो है नियुक्त सिल्वर्ट बांग्लादेश असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से आपको इनको 1874 में इसे पद से हटाया गया था। राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधार से संबंधित राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय, यानी ट्रिपल याद रखिएगा। और 1828 इनसे प्रसिद्ध है। किस लिए है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों को विकास के लिए कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? इसमें सारे ऑप्शंस नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस कोई है ही नहीं। 1884 में हुआ था। आपका बी राघवाचार्य, सी सुब्रमण्यम, अपी आनंद चार्लू और राजा राम मुद्रियार के द्वारा किए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। कई बार रिपीट किया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर में हुई थी 1885 में। ये लोग कंबल ओढ़ करके आते हैं ठंडा में, उसके बाद करते हैं। एवं ह्यूम द्वारा की गई थी। ये जो अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, अवकाश प्राप्त हो चुका था। इसका पहला अधिवेशन 28 से लेकर के 30 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। हालांकि होने वाला था पूना में, लेकिन प्लेग होने के कारण, पोष प्लेग होने के कारण इसको स्थानांतरित करके मुंबई में किया गया था।
इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने किया था। इसके प्रथम महासचिव जो रहे थे एम 1906 तक रहते हैं सचिव के रूप में, 1906 तक, 85 से लेकर के 6 तक, लगभग 21 साल तक ही रहते हैं और इसके मृत्यु के बाद ये खत्म होता है। और बिहार से कितने थे अगर क्वेश्चन आता है बिहार से, उसमें 1 0 थे, 0 1 भी नहीं थे। नेक्स्ट भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 85 में, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किया था? एओम ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका एओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 12 बार रिपीट हो रहा है, देख सकते कितनी बार। क्या संस्थापक थे? ये आपका असैनिक सैनिक थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ, मुंबई या बम्बई याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर को हुआ था, 3-4 दिन का हुआ था। 1885 में तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई, अब मुंबई में हुआ है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 38 जो था मुंबई का है, क्योंकि लोकल और वोकल होता है, जिससे आप याद रखिएगा। लोकल के ज़्यादा था, यानी कि आधा 50% से ज़्यादा था मुंबई के। 21 मद्रास से, चेन्नई से थे, और 3 बंगाल से थे, और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से थे, और अवध से सदस्य 3 से थे पंजाब से, लाला लाजपत राय ये लोग से संबंधित याद रख रहे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, एवं ही उसके महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, वयोवृद्ध हैं, इनको ही मिला था, कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी थे। और इसकी देखिए कितनी बुद्धिमत्ता है, पहले हिंदू होंगे, फिर पारसी होंगे, फिर आपके मुस्लिम होंगे, और फिर आपके अलग अलग सभी लोगों को संगठित करने के लिए किया गया था, और अलग अलग राज्य में करेंगे, इनका लक्ष्य था। पहले अंग्रेजों ने इसका सहयोग किया था और इसको स्वागत भी किया था, उसमें भोज पार्टी भी दिया था। उसके बाद इन्होंने जलना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने कांग्रेस से। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया, यानी जो 1886 में बनाया गया था सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा, इसको विलय कर दिया गया था 86 में, 10 सालों के बाद, याद रखिएगा, 86 में कोलकाता में। इसके अतिरिक्त तो दादा भाई नौरोजी जो है 93 में लाहौर में अधिवेशन किए थे, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता किए थे। तो याद रखिएगा जो आपका कि दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं? तो 3 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता है? हालांकि ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बार इनको मौका मिला था, और एक बार ये किए थे, वो है कहलगांव का 1924 में। देखिए दिसंबर 1924 में बेलगांव, कहलगांव मैंने बोल दिया था, बेलगांव, इसमें बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। कांग्रेस के 39 में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला, अगर देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा गया तो एनी बेसेंट नहीं होंगे, इसमें सरोजिनी नायडू हो गया। अगर ये इसमें से भारतीय हटा देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है इनका जीवन काल रहा है 1779 से लेकर के 1949 तक, लगभग आप देख सकते हैं 70 साल तक इनका जीवन काल रहा। प्रख्यात कवित्री रही, राष्ट्रवादी नेत्री रहे, और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन, इससे पहले मैंने बताया गांधी जी नहीं करना चाहते थे। 39वें में आपका बेलगांव में किया था, किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने किया था 1924 में। और उसके बाद इनके साथ रहने वाले सरोजिनी नायडू को आगे कर दिया और बोले कि आप ये अधिवेशन करो। और जो 40वें अधिवेशन कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, वो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। मैंने बताया आपके साथ रहने वाले थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर कई बार जेल भी जाना पड़ा इनको, और 1947 से 49 में वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। प्रथम महिला राज्यपाल भी यही रही। कोकिला के नाम से, भारत कोकिला के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां या बांकीपुर में हुआ, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी, याद रखिएगा R.N. मुधोलकर। और इस अधिवेशन में एओ को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता किसको कहते हैं? तो एओ। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो थॉमस मुंडो ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित था। मद्रास में यानी चेन्नई में इस पद्धति को थॉमस मुंडो ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंततः स्वतंत्रता के रूप में हुआ? किसने बताया था? ऑप्शन है S.N. सेन, अशोक मेहता, B.D. सावरकर और R.C. मजूमदार। बताइएगा, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन से S.N. सेन ने कहा था। अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में होता है। 1857 की घटना आप लोगों को पता है, तत्कालीन जो कारण था उसमें हिंदू मुस्लिम धर्मों पर भेद किया गया था। जो चर्बी वाले कारतूस को दांतों से खोलना था, जिसमें से सूअर के बने हुए या गांव के मांस के बने हुए कारतूस थे, इसी कारण से ये शुरुआत है। यानी इनका कहना जो था डॉक्टर S.N. सेन के अनुसार ये घटना सही है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन 170, किस वर्ष में भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो आपको बनी कब थी? ये आपका 1907 में बनी थी। इसमें हालांकि ऑप्शंस में कोई भी नहीं, चलिए बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय जो बनी थी 1925 में, महिलाएं पूछी गई थी, तो 1925 में बनी है। 40वें अधिवेशन में आपका 1925 में कांग्रेस के कानपुर में 40वें अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो बनी थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट जो कि आयरस की मूर्ति, आयरस के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, सही कथन चुनना है। लाइक अली निजाम जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट है, क्या ये सही है या गलत बताइएगा? तो ये सही है, लाइक जो है अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो जो 48 घंटे तक चला, ये गलत है। आपका कश्मीर राज्य से इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस 15 अगस्त 1947 के दिन हस्तांतरित किए गए, ये भी गलत है। शाहनवाज जूनागढ़ स्टेट के आखिरी निधिवान थे, ये सही है। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया, तो ये आपका सही है। तो 1 4 5 1 4 5 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। मीर, देखिए इसके व्याख्या जानते हैं, ये रिसेंटली री एग्जामिनेशन में पूछा गया 2020 में। मीर लाइक लेके जो अली हैदराबाद के निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, निजाम के शासनकाल में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत में सम्मेलन जो किया ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में 5 दिनों की अवधि तक था। और ये याद रखिएगा, आप लोगों को पता है कि कई ऐसे निजाम हैं, कई ऐसे जो थे राजा रजवाड़े कि भारत में ऐड ऑन नहीं होना चाहते थे, तो इसमें चलाया गया था। हैदराबाद को ऐड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन पोलो को चलाया गया था, और ये 1948 में 5 दिनों की अवधि था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस यानी विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। इनको डर हो गया था पाकिस्तान इनको मार ना दे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, और के.एम. मुंशी को भारत सरकार के ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। तो ये सारे ऑप्शंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी का है। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये सर सैयद अहमद का कहना था। 1888 में सर सैयद अहमद खान या शिव प्रसाद सिंह ने एक संयुक्त भारतीय राष्ट्रसभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य स्पष्ट उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था।
चलिए नेक्स्ट है 81, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी ये बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनो। ये कोई अंग्रेजी कहेगा तो किसने कहा था? जो बंगाल विभाजन का सूत्रधार था, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस का काफ़ी कमजोर है। नरमपंथी का जो कार्यकाल रहा है 1885 से लेकर के 1915 तक रहा है या 1905 तक रहा है। उसके बाद ही 1905 जब बंगाल का विभाजन होता है, यहीं से नरमपंथी का विकास होता है। लगभग 20 साल तक नरमपंथी हो रहा है। तो चलते हैं व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है काफ़ी कमजोर है, यानी क्योंकि जो नरमपंथी जो थे अनुनय विनिमय की नीति अपनाते थे, यानी कि सिर्फ लेटर लिखना या फिर आपका बातें कहने के लिए उसे निर्देश देते थे, यानी कि सिर्फ आपका रिक्वेस्ट करते थे। जनता में इनकी पैठ नहीं थी। जनता इनको लगता था कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। और वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं, मतलब उसको खत्म कर दूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत में आया हूं मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बनाओ, नपुंसक यानी कोई काम का नहीं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिमंडली मिलने से इनकार कर दिया है, जो कि कांग्रेस के प्रतिमंडली अध्यक्ष जो है मिलना चाहते थे तो सीधे मना कर दिया था इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। आई होप कि इंटरेस्ट आ रहा होगा। सब व्याख्या के साथ हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आते हैं तो उसको सही कर सकें, ये मेरा मकसद है। नेक्स्ट है 182 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों द्वारा प्रदान करना प्रारंभ किया था? किस वायसराय में कार्यकाल में स्टार्ट हुआ? तो लॉर्ड रिपन है ऑप्शन में, आपका लॉर्ड लिटन है, और भी ऑप्शंस देखते हैं। तो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड डफरिन है। तो इसका आंसर सही माना गया। 1859 में और 1860 में इस उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य मिलता है, जो कि किसी के कार्यकाल में देखने को नहीं मिलता है। तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कौन थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों से थे, या पंजाब से। तो जितने भी नरमपंथी नेता थे 1885 से 1905 तक में वो शहरी क्षेत्र से, शहर से ले गए। और ये जितने भी लोग थे लंदन से पढ़ करके वकालत कर करके चाहते थे कि नेता बन जाए, किसी तरह से कोई एक पद मिल जाए, तो ये सारे शहर से थे। उदारवादी नेता राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते थे, जिसे मैंने बताया था कि भिक्षावृत्ति करते थे, भीख मांगते थे कि जिसे मतलब कहते हैं लॉर्ड या फिर माय लॉर्ड या लॉर्ड कर्जन प्लीज मुझे ये दे दो। इस तरह से भिक्षावृत्ति के रूप में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, वमिंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस का समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद के इन लोगों के लिए आकर्षक थे, यानी कि वो उसको अट्रैक्ट करते थे उन लोगों को। इन लोगों की इच्छा थी कि उपाधियाँ मिल जाए या फिर कोई बड़े बड़े पद मिल जाए। मैंने जैसा कि मतलब भीख मांगने का काम करते थे। कांग्रेस में आने वाले बड़े जो प्रतिनिधित्व बड़े बड़े नगरों से आते थे। जनसाधारण से इनका कोई संपर्क ही नहीं था, मतलब गांव में क्या संबंध है, गांव में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इनको कोई मतलब ही नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशियों का यह कर्तव्य है कि वो उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें। चलिए समझ गए होंगे। नरमपंथी गणपति के बारे में भी जानेंगे। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा उपग्रंथी कौन था? उपग्रंथी कौन था आपको बताइएगा। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल है, या फिर उधम सिंह है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये उपग्रंथी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उपग्रंथी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी खेमे से संबंधित थे। उदारवादी बाकी सब है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, ये देख सकते हैं, पूरा व्याख्या जानते हैं। यह संभाव और मृदि
मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, यानी आसानी से अपनी भावना जो भी व्यक्त करते थे बहुत प्यार से। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश को पुनरुद्धार उत्तेजना के मंडलों से नहीं हो सकता था, यानी अहिंसा में हिंसा नहीं करते थे। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते हैं। इन्हीं विचारों से पवित्रता प्रभावित होकर के गांधी जी उनके शिष्य बने। किनका शिष्य बने? तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए थे। इनके गुरु कौन है? गोपाल। याद क्वेश्चन आता है कि एम के गांधी किनके शिष्य रहे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के रहे। इन्होंने 1889 में 89 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के पंचवें राजनीतिक में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा का भारतीय वायु के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के संयुक्त साक्ष्य देने का, यानी साक्ष्य मतलब इंटरव्यू जिसको कहते हैं, देने का कहा गया। वर्ष 1902 में ये बॉम्बे संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। चलिए, आयोग के सभी लोग को सुनाई दे पा रहा होगा। हाँ, मे भी नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, कई लोग अभी लाइव हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। 185 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले का ही है। 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार के लिए करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस समाज ने श्रीनिवास शास्त्री जी के देवगढ़, एम जोशी, पंडित हृदयवान जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए थे, दे सकते हैं। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की द्वारा किया था? तो सेम है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में भी लिख दिया गया, तो दोनों याद रखिएगा। भारत सेवक संघ दोनों सेम ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। कई लोग हिंदी मीडियम वाले जो हैं इंग्लिश को ही ट्रांसलेट करके, जिसे इंडियंस आपको बताया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को हिंदी में लिख करके पूछ लेता है, जिसको याद नहीं रहेगा उसको दिक्कत होगा। 187, रजनी पाम दत्त ने कहा था, मैं समाजवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। वे समाजवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया। रजनी पाम दत्त ने यह कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती है, और जैसे प्रथम विश्व युद्ध में उसने सहयोग किया था या गांधी वार्ता में भी किया था। और इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। तो दोनों विरोधाभास था इसमें, इसलिए इनका कहना था। कौन किसने कहा था? तो रजनी पाम दत्त। इसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गणमपंथियों के प्रभावाधीन कब हुआ था? तो आपका 1906 में हुआ था। नियरेस्ट ऑप्शन से यही है। 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व जो है प्रमुख कांग्रेस नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल याद रखिएगा, लाल कहाँ आ गया, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल याद रखिएगा। तथा अरविंद घोष ने स्वीकार किया था। 4 लोग थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। कब जाने लगे? तब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति शुरुआत किया। तो किसके कारण स्टार्ट किया था? ई ऑप्शन इसमें माना है, आंसर सही माना है। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल में से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिला था। तो किनको मारने के बाद? रैंड को मारने की उपाधि में इनको मिला था और 18 माह कारावास करने के उपलक्ष्य में नेशनल हीरो यानी कि राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और लोकमान्य
के रूप में उनकी उपाधि मिली थी। इस तरह ये किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रीयवादी कार्यों के कारण तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली है। तो ये एक से अधिक इसमें सही माना जाएगा। चलिए 190 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आज 200 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत आज लंबी वीडियो होगी। आई होप कि सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा। जितने लोग भी कनेक्टेड हैं सभी लोग को ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल का से संबंधित है? अरविंद घोष हैं, जी.के. गोखले है, दादा भाई नौरोजी हैं या S.N. बनर्जी है? ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं। अरविंद घोष इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे कि वह गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और अरविंद घोष के में से एक थे। 1893 से 94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है। इनकी शासकों को प्रसन्न करने से स्पष्ट करने की नीति को कार्यरता संज्ञा दी है। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस द्वारा मलिका तल्ला उद्यान में छापा मारकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें अरविंद घोष भी शामिल थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र जो हुआ था, षड्यंत्र करने में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। कालांतर में वो आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बनकर पांडिचेरी में चले गए थे और वहीं से सन्यास कर लिया था अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, कहाँ चले गए थे? पांडिचेरी। 191 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो आपका 15 अगस्त 1906 में हुए थे। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी एंड अन्य राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन याद रखिएगा। और जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुआ? सतीश चंद्र के द्वारा, मुखर्जी के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है आपका 192 राष्ट्रीय आंदोलन में से किसको नरमपंथी के रूप में तौर पर नहीं जानता? यानी गुलामपंथी को सिंपल से याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब होगा लाल बाल पाल, याद रखिएगा। सेम चीज़ को रिपीट किया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेता के रूप में पदवी मिला है किसको? असहयोग को, राजा वामपंथी आंदोलन को। तो ये सही जवाब है। कांग्रेस के नरमपंथी के नेताओं को आंदोलन को पद्धति जो मिला है राजमानव आंदोलन मिला है। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। शेरे पंजाब किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को मिलता है। शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। वे राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस के नेतृत्व करते समय लाला जी को लाठियों के प्रहार से घायल हुए और परिणाम स्वरूप उनको 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने किया था, भगत सिंह ने किया था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो B.D. सावरकर हैं अभिनव भारत से संबंधित। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। स्थापना है नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक B.D. सावरकर। B.D. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर जो 1899 में स्थापित मित्र सेना मिला की ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत से परिवर्तित हुए है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के स्थापना का प्रयास कब किया गया? तो आपका 1908 में किया गया। 23 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, किंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्द रखने वाले मिस्टर कैनरी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने, और ये कहाँ पर किया था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये पटना में ही जिला में पड़ता है, मोकामा के आसपास में पड़ता है। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था मुजफ्फरपुर में। उसको कुछ ही महीनों के बाद अगस्त में इनको शायद फांसी दे दी गई थी मुजफ्फरपुर में।
खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ये आपको मुजफ्फरपुर में किया था। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महरत, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया अभी वर्तमान का, तो ये आंसर हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाल, द महरता समाचार पत्र राष्ट्रीयवादी सोच का बढ़ावा देने वाला था। 99 है, 199। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी क्रांतिकारियों से? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। तो कौन सा नहीं था? इसका सही जवाब होगा गदर, यंग इंडिया, सॉरी यंग इंडिया, ये गांधी जी के द्वारा है। यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन जी भागवत ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक पुस्तक की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ा। और युगांतर और संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे, ये दे सकते हैं 200 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी पर समाज पत्रों द हिंदू, केशिक, बंगाली हिंदू और सुधारकों के नाम बताना है। तो सीधे आंसर पर चलते हैं और देख सकते हैं द हिंदू सी सुब्रमण्य वंदर के द्वारा है, केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है और हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का है, सुधारक आपका गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ये पेज को कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट साइड। हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी है। कलकत्ता वर्तमान जो कोलकाता में है प्रकाशित हिंदू पेट्रियट का प्रारंभ 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादक में हुआ था। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे।